हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हम फिर से आपके लिए जो इग्नू बीएससी का हम कोर्स कर रहे थे उसका हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और ये हमारा होने वाला है पार्ट 2। और एक कौन से टाइम का है तो आंसर है दिसंबर 2025। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं और आज बारी है सेकंड पार्ट की। अब सेकंड पार्ट में हमें किन किन क्वेश्चंस को देखना है, चलो एक बार उनको फटाफट देखते हैं और सॉल्व करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का। अब वेक्टर फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये तो हमें पता है क्योंकि हम ये बेसिक क्लासेस सीखते आए हैं। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आसान होने वाले हैं। चलो एक बार क्वेश्चन पर नजर डाल दो। द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय। अब जो इसने बात बोली है कि द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम का क्या मतलब है? इसका मतलब यह होता है कि पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ बदल रही है। बोले तो टाइम जैसे जैसे बीत रहा है वो पार्टिकल कभी यहां कभी वहां कभी यहां कभी वहां कभी यहां कभी वहां वो कंटिन्यू मूव करता जा रहा है। तो उसकी पोजीशन कंटिन्यू बदल रही है और उसकी इक्वेशन हमें यहां पर दे रखी है। अब ये कहता है कि डिटरमाइन इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। निकाल लेंगे सो दैट बोथ इट्स स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट। हाँ, इनका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, वो निकाल लेंगे और ये कांस्टेंट है वो भी बताना है। तो अब न्यूमेरिकल करते कैसे हैं इसका मैंने आपको तरीका बताया था। जिस चीज को ये पूछता है निकालने के लिए या पता लगाने के लिए उसका पहले फॉर्मूला लिखो। चलो फॉर्मूला क्या है, हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और पोजीशन गिवन है। इसके रिगार्डिंग कौन सा फॉर्मूला जानते हो आप? तो आंसर है कि वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आप जानते हो dr/dt। सही है ना? और एक्सेलरेशन के लिए जो आप फॉर्मूला जानते हो वो है dv/dt। अब जरा देखो, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है ना? और डेरिवेटिव करना हमें आता है तो हम कर लेंगे, यानी कि ये पार्ट निकल जाएगा। v कैलकुलेट हो जाएगा तो वेलोसिटी का भी डेरिवेटिव करना है ताकि क्या निकल जाए? एक्सेलरेशन। तो ये दोनों ही पार्ट इसी फॉर्म से हो जाएंगे, हमें कोई एक्स्ट्रा हाथ पार मारने की जरूरत नहीं है। चलो फिर सॉल्व करते हैं इसको इसी से। नाउ एग्जाम में लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वर्डिंग के साथ कि वी नो v इक्वल्स dr/dt, क्योंकि जो पोजीशन है वो वेक्टर फॉर्म में है तो वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म में ही निकलेगी। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। हमारे पास क्या है पोजीशन? 5 cos 4t, 5 cos 4t i कैप प्लस 5 sin 4t j कैप प्लस k कैप। ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। अब इस इंफॉर्मेशन के आगे हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? तो अगर इसको डेरिवेटिव करोगे तो वो आपको आना चाहिए, ये हो जाएगा 5 माइनस साइन 4t, फिर हम 4t का भी डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि डेरिवेटिव का रूल है पावर फंक्शन एंगल। पावर है नहीं, फंक्शन हम डेरिवेटिव कर दिया, जो कॉस का माइनस साइन होता है। अब एंगल की बारी है और उसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 4। सही है ना? और फिर क्या बचेगा? आई कैप प्लस सेम इसका भी 5 एज इट इज, साइन को डेरिवेटिव करेंगे, ये आ जाएगा कॉस 4t, फिर 4 और t में 4t का डेरिवेटिव करेंगे, ये आ जाएगा 4 और फिर इसके साथ j कैप। ठीक है, और k जो है वो कांस्टेंट है, यहां पर कुछ और है नहीं जो टाइम के साथ डिपेंड करता हो। अगर टाइम पे डिपेंड नहीं करता, कुछ नहीं है, तो हम जानते हैं हम टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। तो चेंज तो तब निकलेगा जब वहां पर टाइम के साथ कुछ हो, वेरिएबल हो। अब ये तो कांस्टेंट है तो चेंज कितना आएगा? 0। उसको नहीं करना डेरिवेटिव। तो कितना आया आंसर? चलो यहां लिखेंगे 5 4 20 माइनस 20 साइन 4t आई कैप प्लस 5 4 20 cos 4t j कैप। ये आ जाएगी वेलोसिटी। अब अगर ये वेलोसिटी निकल चुकी है तो हम यहां से निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। सही है? चलो अब एक्सेलरेशन के लिए फटाफट देखना, इसी में इसका डेरिवेटिव करेंगे। सो एक्सेलरेशन भी वेक्टर फॉर्म में आएगा क्योंकि वेलोसिटी भी कैसी है? वेक्टर फॉर्म में। क्या डायरेक्ट कर दें डेरिवेटिव? चलो डायरेक्ट कर देते हैं। -20 को -20 रहने दो,
साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और 4t भी साथ में आएगा क्योंकि फंक्शन कॉस, फंक्शन कौन है साइन, साइन का किया cos 4t, अब एंगल का करेंगे 4t का करेंगे 4 आ जाएगा और वो मल्टीप्लाई में, और ये क्या आएगा आई कैप। सिमिलरली अब 20 cos का होता है माइनस, तो मैंने पहले लगा दिया -20 मल्टीप्लाई 4 क्योंकि 40 का भी आएगा और साइन 40 जे कैप। क्या यही बनेगा हमारे पास? चलो इसका आंसर लिख लो फटाफट। माइनस में 80 cos 4t आई कैप, फिर ये भी आ जाएगा -80 साइन 4t जे कैप। तो ये चीज क्या आ चुकी है हमारी एक्सेलरेशन की वेक्टर फॉर्म। अब इसके बाद हमें निकालना है इनका मैग्नीट्यूड। चलो मैग्नीट्यूड पे भी काम करते हैं। ठीक, अब इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी का निकालेंगे मैग्नीट्यूड। नाउ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आप जानते हो कि यहां पर I और J दोनों ऑर्थोगोनल हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, और अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो -20 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 400, ठीक है। साइन स्क्वायर 40, क्लियर। फिर उसके बाद +20 का अगेन ये हो जाएगा 400 cos स्क्वायर 40, ठीक है। अब अगर हम 400 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बचेगा 400 कॉमन, यहां बचेगा साइन स्क्वायर 40 और वहां बचेगा cos स्क्वायर 40, ये बचेगा ना हमारे पास कॉमन लेने के बाद। और आप जानते हो एक प्रॉपर्टी कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, इसलिए यहां पर ये 1 हो जाएगा, बचेगा कितना 400। और अब इस केस में अगर ये 400 बचा, मैं इसको यहां कर देता हूं, ठीक है, प्लीज यहां नोट करना। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, रूट में 400, और रूट से वैल्यू बाहर निकालोगे इट विल बी 20, जो भी इसकी यूनिट्स होगी मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड अभी हमें नहीं पता वो क्या यूनिट है, तो हमने ये लिख दिया 20 यूनिट्स। क्या ये नंबर में आ चुका है? बिल्कुल, इसमें कोई टाइम का फंक्शन है नहीं है, टाइम यहां पर है ही नहीं, ठीक है। अगर टाइम के साथ यहां कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो ये चीज कैसी है, कांस्टेंट। तो ये पार्ट हमारे पास हो गया। अब ऐसे ही करना है एक्सेलरेशन के लिए। चलो करें क्या एक्सेलरेशन के लिए, वहां पर करते हैं स्पेस बनाकर, ठीक है। चलो इधर जगह बन सकती है हमारे लिए, बहुत है ना। अब करेंगे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सिमिलरली, है ना, जैसे हमने v का निकाला वैसे ही एक्सेलरेशन निकालेंगे। रूट में करेंगे, देखो ये भी बनेगा -80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400, ठीक है। cos स्क्वायर 40, ये साइन स्क्वायर 40, और दोनों में सेम आएगा तो हम इसको यहां पर अगेन 1 लिख सकते हैं जैसे हमने वेलोसिटी का लिखा था। और 6400 का रूट क्या आता है, बाहर निकालोगे तो 80 यूनिट्स। तो ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू, जो कि ये भी टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि एक्सेलरेशन हो या वेलोसिटी हो, ये दोनों की दोनों ही कैसी हैं, कांस्टेंट है। क्या ये बात समझ में आ चुकी है ना? हमने इनको कांस्टेंट प्रूव भी कर दिया और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन दोनों को भी हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया था। आगे बढ़े, अब देख लो आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारे लिए ये जो क्वेश्चन है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। अब तक जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वहां पर ये वाली टर्म नहीं मिली थी आपको, बस हमने सॉल्व किया था। अब ये एग्जैक्ट होने का क्या मतलब होता है? एग्जैक्ट होने के लिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ऐसा कुछ शो कर दें, मैं बताऊंगा ये क्या चीज है, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करना बस। ऐसा कुछ शो कर दें तो हम बोलते हैं कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब एग्जैक्ट होने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे शो करेंगे, चलो एक एक करके स्टेप करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स वाई डैश, यानी कि एक्स dy बाई डी एक्स प्लस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। सही बात है। अब हम इसको एग्जैक्ट दिखाने के लिए हम ना इसको सबको dx से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बचेगा x dy, और अगर dx से मल्टीप्लाई करेंगे वो dx कट जाएगा, इसको हटा दो। 2x dx प्लस वाई dx इक्वल 0। एक स्टेप और देखो जरा, मैं y वाले को बाद में लिखूंगा, ठीक है ना। देखो यहां पर और यहां पर दोनों में dx है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा 2x प्लस वाई dx प्लस, और यहां बचेगा x dy इक्वल्स टू 0। अब जो ये हमारे पास इक्वेशन आई है, इसको बहुत ध्यान से देखना, और मैं क्या करने जा रहा हूं वो भी सीखना। इसको हम एक फॉर्म में बोलते हैं, और वो फॉर्म होती है m dx प्लस n dy इक्वल्स 0। ये जो फॉर्म है यहां से एग्जैक्ट मैच कर रही है, जिससे हमें m की वैल्यू और n की वैल्यू पता लग जाएगी, और इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करके इस ODE को हम एग्जैक्ट शो कर सकते हैं। तो करें काम, चलो भाई हम इसका काम शुरू करते हैं। नाउ n कितना आया बोलो, m हो जाएगा 2x प्लस वाई, एंड n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा x dy, यानी x हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, देयरफॉर अब इसको एग्जैक्ट शो करना है हमें। टू शो एग्जैक्ट ODE, ये हम करेंगे प्रॉपर्टी, है ना। तो फर्स्ट हम निकालेंगे डेल m बाय डेल y। चलो बता दो जरा क्या आएगा। अगर पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो याद रहे हम कब करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, जब कोई एक फंक्शन वो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता हो। दिख भी रहा है यहां पर x भी है y भी है, हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, y के, तो x वाला हो जाएगा कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा, मैं लिख के कराता हूं आपको, अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 0, प्लस में dy बाई dy करेंगे, ये आ जाएगा 1, है ना। इसी तरह से सिमिलरली, इसी तरह से अब हम करेंगे n के लिए। n कितना है, x है, तो d या डेल बाय डेल x करेंगे, ये भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये दोनों पार्ट आ रहे हैं ना। इसी बात को हम यहां लिख सकते हैं, देयरफॉर द गिवन ODE इज एग्जैक्ट। बिकॉज क्यों एग्जैक्ट है, बिकॉज डेल m बाय डेल y ये इसके इक्वल आ रहा है, ये हमने यहां पर शो कर दिया है। 1 और 1 दोनों आ रहा है। क्या ये ODE एग्जैक्ट हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। ये आपका एक पार्ट तो कंप्लीट यहां से हो जाता है। अब इसको सॉल्व करने वाला हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, और मैं उसको जा रहा हूं सॉल्व करने। आप प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। आप इसको पहले अच्छे से नोट कर लो, समझ लो, फिर मैं इसको मिटाऊं और आपको मैं नेक्स्ट वाला कराता हूं सॉल्व। चलो सॉल्व कराऊं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो जिस तरह से फंक्शन दिया है x dy बाय dx, और इस y को मैं जानबूझकर पहले लिख रहा हूं, और क्यों लिख रहा हूं आपको पता लग जाएगा, अभी बताता हूं मैं। और अगर देखो क्यों लिखा मैंने, क्या इतना पार्ट, मुझे आप जवाब देना, क्या इतना जो पार्ट है ये आपने पहले कभी ऐसा किया नहीं है, प्रोडक्ट रूल लगाया है ना, प्रोडक्ट रूल आपने प्रोडक्ट रूल लगाया होगा कि फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं तो पहले वाला कांस्टेंट है ना, जैसे भी करते हैं, फिर y एज इट इज और dx बाय dx, ये तो 1 हो जाएगा, हो नहीं जाएगा 1, इसको हटा दो, 1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में क्या ये इसकी तरह मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है मैच, है ना। देखो ध्यान से एक बार फिर से देख लो, हमने कैसे कैसे और क्या क्या किया, एक बार देखो जरा। इसको हमने लिखा भाई, अगर हम x को करेंगे डेरिवेटिव तो वो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा d बाय, और नीचे क्या फंक्शन होता है, dy बाय dx जब करते हैं सॉल्व, है ना। तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है ना।
अब यहां पर हमने जिसको डेरिवेटिव किया है, अब उसको हम एज इट इज रखेंगे, यानी y को एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये हो जाएगा 1, हो नहीं जाएगा 1, देख लो एक बार, बिल्कुल हो जाएगा कि नीचे dx, ठीक है ना, हो जाएगा। अब ये जब मैच कर रहा है तो हम इस टर्म को आगे एक पार्ट और लिख सकते हैं, और वो ये लिख सकते हैं कि सर ये तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई है। मैंने कहा जी है, बिल्कुल है ना। अब ऐसा है तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको इंटीग्रेट, यहां से ओडीई को सॉल्व करने का तरीका होता है इसको इंटीग्रेट करना, और अब इंटीग्रेट करने के लिए मैं इन पूरे में dx की मल्टीप्लाई करता हूं। तो dx की मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले वाला क्या बचेगा, डी एक्स वाई प्लस 2x dx इक्वल्स 0 dx, सही ना। इंटीग्रेट कर लेंगे हम तो ये क्या बचेगा, छोटे छोटे dx y जो है वो x y, वो कंप्लीट x y बन जाएंगे। आपने ऐसे टर्म को इंटीग्रेट किया होगा कि ये dx, जब हम इसको छोटे छोटे इंटीग्रेट करते हैं तो ये x आता है, सही है ना। वैसे ही वहां पर छोटे छोटे एक्स वाई, उसको इंटीग्रेट किया हमने, एक्स वाई आ चुका है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बोलो कितना आएगा, क्या एक्स स्क्वायर आएगा, बिल्कुल। कांस्टेंट का, जीरो को इंटीग्रेट करते हैं तो वो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, बात समझना, ठीक है। अब देखो जरा, हम इसको y के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, c माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में x। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बहुत आसान तरीके से आ गया, 1 2 3 4, 3-4 स्टेप में ये खत्म हो चुका है। तो क्या इतनी बात समझ में आई है? आई है तो बताओ, अब आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट आए और कमेंट में पूछो कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, पक्का उसके लिए हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब एक बार इस क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, जो कि है कैलकुलेट द हाइट ऑफ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। अब ये जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट कौन सी होती है? ये एक ऐसी सैटेलाइट होती है जो हमारे अर्थ के एग्जैक्ट रिवॉल्यूशन पीरियड रखती है जितना हमारे अर्थ का अपनी एक्सिस पर है, यानी कि एक दिन में 24 घंटे का पीरियड। बोले तो ये सैटेलाइट है, ये हमारी अर्थ, ठीक है। तो अगर ये घूम रही है तो हमारी अर्थ और सैटेलाइट दोनों एक साथ चलते हैं और वो हमें रुकी हुई नजर आती है। दैट्स व्हाई इट इज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। अब यहां पर आगे देखो, इसका क्वेश्चन क्या करना है, हाइट कैलकुलेट करनी है, कहां से, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब इन सब में आपको डाटा जो दिया हुआ है ठीक है, लेकिन अब हमें यहां क्या करना है, तो बात सुनो, मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करके सिखाऊंगा कि अप्रोक्सीमेशन करके आप एग्जाम में कैसे कर सकेंगे, क्योंकि एग्जाम आपका इंपॉर्टेंट है और उस पहलू के लिए इसको कैसे सॉल्व करना है, चलो वो देखो जरा। लेकिन जरा पहले जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट के लिए जरूरी क्या होता है, टाइम पीरियड। वो कितना होता है, 24 घंटे का। तो 24 घंटे में इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 468, यानी कि 86400 सेकेंड। इतना सेकंड लगता है उसको रिवॉल्व करने में, अर्थ के साथ साथ टाइम पीरियड रखती है, इसीलिए। अब आगे की बात क्या है, देखो इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। पहला, स्टार्ट डायरेक्ट कर सकते हो ऐसा रखकर कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, वो ग्रेविटी के इक्वल है। ये सैटेलाइट का मास है छोटा m, और ये इसकी टोटल हाइट है। ये कौन सी डिस्टेंस है ये समझा देता हूं मैं आपको, लेकिन हम इससे नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखाऊंगा, उससे करेंगे। देखो मान के चलो कि ये अर्थ है, ठीक है ना। तो अर्थ के सेंटर से एक सैटेलाइट यहां घूम रही है हवा में, और ये हो गई अर्थ की रेडियस, ठीक है। साथ में ये हो गई डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमें इस h की वैल्यू निकालनी है, और जो यहां पर मैं r यूज करूंगा वो है अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट की टोटल हाइट। समझ गए ना आप? अगर ऐसा यूज होने वाला है तो चलो मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखवाता हूं और वहां से स्टार्ट करेंगे। वी नो, वो फॉर्मूला है केपलर्स थर्ड लॉ, और केपलर्स थर्ड लॉ का जो ये फॉर्मूला है वो है टाइम पीरियड का, और ये वैल्यू होती है 4π² डिवाइड में g मास ऑफ द अर्थ और मल्टीप्लाई में r³। और अगर r³ निकालोगे तो कितना आएगा, नीचे कर देते चलो कैलकुलेट, r³ निकालेंगे, ये आ जाएगा
टी स्क्वायर मल्टीप्लाई जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइड में 4 पाई स्क्वायर। अब इसके बाद वैल्यू तो आप सब भी रख लोगे, चलो रख के बताओ क्या आएगी। तो हम बोलेंगे सर वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर की वैल्यू यानी कि 86400, ये वाली वैल्यू थी हमारी, और उसका स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी है 6.67, 10 की पावर -11, मास ऑफ द अर्थ हमें दिया हुआ है, सही है ना। यहां तक तो आप सब सेम करते। 4 पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 का स्क्वायर, यहां तक सेम करते ना आप, बिल्कुल करते। अब मैं यहां से आपको सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन को अप्रोक्सीमेशन से कैसे किया जाए, और वही आपके इंपॉर्टेंट है जो आपको काम देगा एग्जाम में, वरना फिर आप छोड़ के आ जाओगे, वो गड़बड़ हो जाएगी। चलो देखो ध्यान से, ठीक है। अब हमें आर क्यूब है, पहले वाला नंबर 86,000 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 8.64 और ये 86,000 है। 8,000 होता तो 10 की पावर 3 आती, 86,000 है इसे 10 की पावर 4, और इसका क्या है स्क्वायर, फिर 6.67, बाकी सब सेम है, तो फटाफट से लिख दो, ये लो डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई 3.14 का स्क्वायर। अब इसके बाद अब अप्रोक्सीमेशन का खेल समझिए, ठीक है। देखो मैं इस वैल्यू को बढ़ाकर 9 लिख लूंगा, एक को बढ़ाया तो एक को घटा लो, मैं इसको 6 लिख लूंगा। फिर मैं इस वैल्यू में 3.14 है, इसको मैं 3 लिख लूंगा डायरेक्ट, ठीक है ना, बढ़ाकर थोड़ी सी, और फिर जो आंसर आएगा उसमें थोड़ा सा कम कर लेंगे, अब बढ़ा लेंगे, मतलब इसको हमने बढ़ाया तो आंसर में कम करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड में वैल्यू है। ऐसा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आर क्यूब का जो आंसर है, आर क्यूब का जो आंसर आएगा वो आएगा 9, 9 का स्क्वायर 81, 10 की पावर 4 है, उसको 10 की पावर 8 लिख लेंगे ना मल्टीप्लाई करके, 6 × 6 36 लिख लें, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको और इसको 10 की पावर 13 आ जाएगा, डिवाइड में 4 और 3 का स्क्वायर 9, ऐसा कुछ बचेगा। चलो 9 1 9, 9 से काटेंगे ये आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा कट के, तो क्या बचेगा हमारे पास, आर क्यूब आ जाएगा 9 × 9 81, और यहां पर 10 की पावर कितना आ जाएगा भाई जरा बताओ, ये 10 की पावर नहीं है, ये है 10 की पावर, एक ये में और एक ये 10 की पावर 21 आ जाएगा। अब रूट से बाहर निकालने हैं, चलो अब रूट से बाहर निकाल लेते हैं फटाफट से इसको। तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, हम 81 को क्या लिख सकते हैं सर, आंसर है 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27, और 27 3 81, तो यानी कि 3√3 इंटू में 10 की पावर 21, और 21 में क्यूब निकालेंगे 10 की पावर 7 बचेगा ना, क्योंकि पावर 3 कट जाएगी, क्योंकि 21 में अगर रूट निकालेंगे बाहर तो 1/3 करेंगे, इसलिए बचेगा 10 की पावर 7। ओके ना, चलो अब ये आ चुका है, तो चलो अब इसको सॉल्व करके बता दो। √3 की वैल्यू कितनी होती है, तो आंसर है 1.7। रूट में वैल्यू कैसे निकालते हैं पूछना, मैं इसे बता दूंगा, ठीक है, जिनको नहीं आइडिया हो, जैसे √5 की वैल्यू है ना, √41 की वैल्यू, इनका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखा दूंगा अगर आप पूछेंगे तो, ठीक है, कमेंट में पूछ लेना आप मेरे से। सॉल्व करते हैं इसको, ये आ गया हमारे पास आर की वैल्यू, और इसको और एग्जैक्ट पूरा सॉल्व कर लेंगे। 3 में √3 यानी कि 1.7 मल्टीप्लाई है, लगभग ये 2 से तो कम ही है ही, तो 3 2 6 होता है, तो 6 से कम लिख लेते हैं, लेट्स बी साइड 3, क्योंकि ये बनेगा 1.7 इंटू में 3 है ना, 1.7 को ऐसा 51 आ रहा है हमारे पास आंसर, हमने यहाँ बढ़ाया था ना नंबर, थोड़ा सा वो घटा के हमने 4.3 लिख लिया। आप 4.3 4.5 भी लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेशन चलती है। तो 4.3 10 की पावर 7 मीटर, ये हमारे पास आ रही है टोटल हाइट। अब इस टोटल हाइट में से जो हमारे पास आर था वो क्या था सर, इसमें रेडियस ऑफ द अर्थ और हाइट जुड़ेगी, हमें ये निकालना है एच की वैल्यू, तो निकाले चलो एच की वैल्यू। सो वो आ जाएगी एच इक्वल्स टू में टोटल हाइट कितनी है 4.3 10 टू द पावर 7, इसमें से माइनस कर लेंगे किसको, हम माइनस कर लेंगे रेडियस ऑफ अर्थ को, और वो कितनी है
6 इंटू में 10 की पावर 6.4 है ना, ये 6.4 10 की पावर 6, ये सॉल्व करना है अपने को। चलो, हाँ, तो इसको अब सॉल्व करने के लिए दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, है कि नहीं। इस नंबर को हम घटाएंगे, 6 लिख लेंगे, इसको बढ़ा के हम लिख लेंगे 5, चलेगा ना। अब इसका पावर सेम करने के लिए इसमें जो 10 की पावर 7 है, एक 10 इसको दे देंगे तो ये बचेगा 50, ठीक है ना। और यहां बचेगा माइनस का 6। अब ये दोनों की पावर सेम आ जाएगी, ये भी 10 की पावर 6 बचेगी, वो भी 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 कॉमन आ जाएगी। कितना आंसर आ रहा है? 44 10 की पावर 6, ठीक है ना। ठीक है, और 44 10 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं 4.4 10 की पावर 7 मीटर, ये हमारे पास आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन का खेल समझ में आया कैसे किया गया है? तो कोई भी कैलकुलेशन छोड़ मत देना, अप्रोक्सीमेशन करके आप आंसर निकाल सकते हो। बात समझ में आ चुकी है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो ध्यान से देखिएगा वो क्वेश्चन क्या है। अच्छा, वो क्वेश्चन है वेरिएबल मास ऑफ रॉकेट प्रॉब्लम। अच्छा, इसको थोड़ा सोचना कैसे है। अगर मास वेरिएबल है तो जिस तरह से हम मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ते हैं, यहां पर भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा खेल चेंज हो जाता है। अभी क्या खेल बदला है उससे पहले जरा एक क्वेश्चन में देखो। द मास ऑफ टू स्टेज रॉकेट। टू स्टेज रॉकेट क्या होता है? एक ऐसा जिसमें दो खाने होते हैं, दो खाने यानी दो ब्लॉक, एक में फ्यूल दूसरे में भी फ्यूल। अब ऐसे केस में रॉकेट का पूरा मास दे रखा है 1000, इसमें फ्यूल का मास भी ऐड होता है, रॉकेट का मास भी ऐड होता है, पे लोड जो उसके अंदर और भी एक्स्ट्रा सामान होते हैं उनका ये टोटल मास दिया हुआ है। और ऐसे केस में क्या होता है, जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो फ्यूल बर्न होता है। अब एक चैम्बर में से जब पूरा फ्यूल बर्न हो जाएगा तो दूसरा चैम्बर ऑटोमेटिक बेकार हो जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और जब रॉकेट में ऐसा होता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या बोल रहा है ये। द फर्स्ट स्टेज बर्न्स इन इट, द रॉकेट इजेक्ट्स अ स्ट्रीम। तो रॉकेट में से एक धुआं निकलता है, एक स्ट्रीम निकलती है जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी इतनी है। व्हाट इज द रॉकेट्स वेलोसिटी आफ्टर द फर्स्ट स्टेज इज इजेक्टेड। इसमें जिसने पूछा है कि व्हाट इज द रॉकेट्स वेलोसिटी आफ्टर द फर्स्ट स्टेज इज इजेक्टेड, बोले तो जब रॉकेट को लॉन्च किया गया, पहले चैम्बर में से फ्यूल जलता है जलता है जलता है, मास उसमें से खत्म होता है। जैसे ही वो पूरा मास खत्म हो जाता है उस टाइम पर क्या वेलोसिटी है वो निकालनी है। और इसका एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला ये होता है कि वेलोसिटी टोटल हो जाती है रिलेटिव वेलोसिटी, और इसमें लॉग का फॉर्मूला लगता है कि वेरिएबल मास है तो लॉग का फॉर्मूला लगता है, ये लगता है इनिशियल मास डिवाइडेड बाय फाइनल मास, ठीक है ना। इस पार्ट को आप फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट लिखो कि इसका ये फॉर्मूला होता है, आप नोट कर लो क्योंकि आपके काम आएगा। अब इसको सॉल्व करें। चलिए, तो ये क्या वेलोसिटी है, ये है चेंज इन वेलोसिटी, जो कितनी होती है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अच्छा, रॉकेट का इनिशियल मास कितना है 1000, फाइनल कितना हो जाएगा, इसमें से कितना मास निकाल दिया है 600 केजी, जो फ्यूल है वो बर्न हो गया तो 600 किलो मास कम हो गया, फाइनली कितना बचेगा 400, एक हेयर में से ही कट गया ना। तो अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अब इसमें मेंशन कहीं नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि वो 0 है, तो हमें यही वेलोसिटी निकालनी है ना। और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है वो आपको दे रखी है, रिलेटिव वेलोसिटी इट इज 1500 लॉग नेचुरल, इसको डिवाइड करोगे 2.25 आ जाएगा। अगर आप उसकी वैल्यू पता है तो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे, एग्जाम में नहीं गिवन तो इतने पे आंसर छोड़ देंगे, ओके। और इसकी वैल्यू अराउंड थी 0.9 के अप्रॉक्स, 0.9 लॉग 2.25 की वैल्यू 0.93 के आसपास कुछ होती है। तो इसका जो आंसर है वो 1300 के अराउंड आएगा, 1357 लगभग इसका आंसर जो है वो इतना आ रहा होगा लगभग, क्योंकि हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता इसलिए मैं लगभग बता रहा हूं, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू गिवन हो रखो, मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, ओके ना।
अदरवाइज इसको इतने पे छोड़ के वहां कर सकते हो आप कंप्लीट। तो यहां तक हम अभी इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं, अब लेकर आएंगे थर्ड पार्ट। और जो कोड है बीएससी का जो हम कर रहे हैं वो है BPH3T131 और उसके हम लास्ट पार्ट लेकर आए, इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। यहां पर जो क्वेश्चन हमारे लिए गिवन है वो कौन सा वाला है, देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करता है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो सुनो, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो वो एक लोकेशन से जब वो दूसरे लोकेशन आता है, ठीक है, यहां से यहां चल के आता है, वो होती है इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो एंगल कवर होता है ये होता है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमको यही निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब बाइसाइकिल ट्रेवल्स 150 मीटर अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। तो एक सर्कुलर ट्रैक है इस तरह से और एक बाइसाइकिल वाला ऐसे चलता है। कितना चलता है, 150 मीटर। तो लेट्स बी राइट 150 मीटर वो चलता है और उसकी रेडियस हमें पता है सर्कल की, वो है 15 मीटर। तो अपने को निकालना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियंस में। निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से, क्योंकि हमारे लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं, वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। और आर्क उसने कितना कवर किया, 150, रेडियस 15 है, काटेंगे आ जाएगा 10 रेडियंस। ये आ जाएगा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बहुत आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट चलते हैं हमारे लिए, ये भी सेम है लेकिन सर सेकंड पार्ट है। द अर्थ ऑर्बिट द सन इन 365 डेज, व्हाट इज द एवरेज एंगुलर स्पीड। ओके, एंगुलर स्पीड निकालनी है और एंगुलर स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये हम जानते हैं। और अब इस क्वेश्चन में इसको निकालने के लिए हमें थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए कितनी है। तो चलो फटाफट से हम पहले वही निकाल लेते हैं। ऑल्सो थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो कितना उसने चक्कर लगाया, अर्थ जब सन के अराउंड जा रही है तो 365 दिनों में वापस वहीं पर आ जाती है जहां से उसने स्टार्ट किया। इसलिए अर्थ ने जहां से स्टार्ट किया घूम के वापस आ गई, तो इसका टोटल एंगल जो कवर हुआ दैट इज 2 पाई। और टाइम कितना लिया, 365 डेज। इसको कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 365, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसके बाद सेकेंड्स जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका थीटा। थीटा बाई टी हमने कंप्लीट निकाल लिया, सॉरी, ये आ जाएगा इसका एंगुलर स्पीड डायरेक्ट, है ना, एंगल पता है, टाइम हमने रख दिया। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको लिखेंगे 3.14, दैट विल बी नियरली 6, ठीक है। और 6 ऊपर आ जाएगा अगर मान के चलो, ये अगर 6 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 600, है ना। नीचे वाले नंबर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई और 365 की मल्टीप्लाई। ये नंबर बहुत ही ज्यादा कम है, पावर्स में आएगा, कितना आएगा, चलो फटाफट इवेलुएट करते हैं ना। 365 मल्टीप्लाई 24 कितना आएगा, ये आ गया हमारे पास 8760, ठीक है। अब इसमें 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, इतना आ रहा है डिवाइड में 1 अपॉन में, है ना। ये सारे नंबर 1 अपॉन में है, ठीक है, याद रखना। मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं, ठीक है, फिर से इतना आ रहा था और मल्टीप्लाई में यहां पर देखो, इसकी मल्टीप्लाई करके ये यहां पर 6 भी था, मल्टीप्लाई में 600, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व किया था हमने, कितना आया था, अच्छा इतना आ रहा है हमारे पास। एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले जरा, जो मल्टीप्लाई करिए वो ठीक है कि गलत है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई। हम्म
ठीक है, ये मल्टीप्लाई ठीक है। अब इसको हम एक राउंड फिगर करके लिखेंगे अपना आंसर, और वो कितना आएगा फटाफट जरा देखो। ये हमारे पास हो जाएगा 10⁻3। ठीक है, इसको हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, लेट्स बी राइट। ठीक है, चलो, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड में जो 10⁻3, इसको ऊपर लिख लेते हैं 10⁻³ ये 5000 है। ये 5000 को हम लिख सकते हैं 5.2 इंटू 10⁻3, ऊपर जाएगा अगेन 10⁻6 हो जाएगा, मतलब -3 हो जाएगा, है ना 5000 में। और 1/5 कितना होता है, अगर आप लिखो इसको सॉल्व करके तो देखो कितना आसान है, इसको तो हर कोई कर लेगा ना। तो 0.2 है ना, और यहाँ पर नंबर बड़ा है तो उसको हम 0.2 लेके चलते हैं, चलो, या 0.1918 ले लो, और 10⁻6 रेडियन पर सेकंड। लेकिन साइंटिफिक यूनिट में लिखते हैं ताकि एक डिजिट में आ जाए आंसर, सिंगल। 1.8 10⁻7 रेडियन पर सेकेंड, ये हमारा आंसर अप्रोक्स। ठीक है ना, देख लो ध्यान से, कोई कैलकुलेशन में लगे इधर उधर तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखो कैसे किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। यार ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है क्योंकि यहां झूला झूलना है अपने को। और देखो जरा क्वेश्चन कैसा है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसकी स्टेटमेंट बतानी है, क्या होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम के लिए जरूरी है कि किसी भी बॉडी पर जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो 0 होना चाहिए। सो फॉर दैट रीजन वी कैन से फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जरूरी नहीं कि सर्कुलर पाथ हो, ठीक है, मूविंग एट सर्टेन एंगल भी लिख सकते हैं, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ऑल्सो देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क वर्किंग ऑन इट, नो एक्सटर्नल टॉर्क प्रेजेंट, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। इन दिस केस एंगुलर मोमेंटम फॉर एनी बॉडी विल बी कंजर्व्ड। तो किसी भी बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, कंजर्व्ड होगा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं काम कर रहा है, तो किसी बॉडी के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। अब इस डेफिनेशन को कोई रटना मत, क्योंकि मैंने कौन सा रट के लिखी है, बस जो फैक्ट था वही मैंने लिखा है कि जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो प्रेजेंट नहीं है, इसके लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, रटने मत बैठ जाना, इसका बात समझने की मैंने किस फैक्ट पर लिखा है कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क प्रेजेंट नहीं है, उस फैक्ट पर। अब ऐसी बात है तो चलो इसको समझ लो, फिर हम आगे करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, फिर तभी देखेंगे क्या करना है अपने को आगे, है ना। हाँ, तो क्वेश्चन कहता है कि अ मैरी गो राउंड, एक झूला है, झूला आपने देखा होगा मैरी गो राउंड, जो ये बड़ा वाला झूला होता है सर्कल में ऐसे घूमता है ना, जो ऐसे करके कंटिन्यूस में घूमते हैं, तो वो मैरी गो राउंड वाला झूला होता है ना। अ मैरी गो राउंड पोजेसिंग रोटेशनल इनर्शिया ऑफ 5000 kg मीटर स्क्वायर, यानी वो कंटिन्यू घूम रहा है, उसके कंटिन्यू घूमने से उसके पास इनर्शिया है, किसके पास, मैरी गो राउंड के पास, कितना 5000 kg मीटर स्क्वायर, इज माउंटेड ऑन अ फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सल, यानी एक ऐसे एक्सल लगाया गया है और वो झूला जो है ना इसमें फंसाकर वो ऐसे कंटिन्यू गोल गोल उसके चारों तरफ ऐसे करके घूम रहा है। ठीक है ना, यहां से इस तरह से कंटिन्यू गोल गोल। अच्छा, उसके बाद रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इसकी एंगुलर स्पीड के लिए हमें कहानी दी गई है 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अ गर्ल जम्प्स ऑन द प्लेटफॉर्म इन द रेडियल डायरेक्शन, भाई बहादुर लड़की है, वाकई में एक चलते झूले पे कूद गई,
उसके बाद इफ द रोटेशनल स्पीड ऑफ द मैरी गो राउंड रिड्यूसेस, तो उसके कूदने से जो रोटेशनल स्पीड थी, ये ओमेगा फर्स्ट है मान लो, फाइनल कितना हो जाएगा, तो आंसर है 0.8 आरपीएम। द गर्ल्स रोटेशनल इनर्सिया, हमें गर्ल का रोटेशनल इनर्सिया निकालना है। उससे पहले क्वेश्चन की जरा बारीकी को समझो कि होगा भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन को रिलेट करके समझने के लिए एक एग्जांपल सुनिए। अब मान के चलो कि एक बोट है जो पानी में जा रही है, मैं देखता हूं बड़े आराम से। हाँ, पानी की, जो पानी में बोट जा रही है तो उसके पास एक स्पीड है, चलने की स्पीड है ना, उसके पास चलने का इनर्सिया है। अब मैंने एक पत्थर को ऊपर से लिया और बोट पे छोड़ दिया। जैसे ही मैं पत्थर को छोड़ूंगा तो पत्थर के पास भी इनर्सिया चलने का आ जाएगा, क्योंकि वो बोट के साथ ड्रैग होगी, बोट के साथ आगे जाएगी। वैसे ही जब लड़की झूले पे कूदती है तो झूला चल रहा है, लड़की जैसे इसमें आ जाएगी, लड़की के पास भी क्या आ जाएगा, इनर्सिया, रोटेशनल इनर्सिया उसके पास भी आ जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में गर्ल का हमें मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहां पर इस पूरी कहानी में एक्सटर्नल टॉर्क प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लड़की उसी सिस्टम का पार्ट है, वो जहां खड़ी है उसने बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए डायरेक्ट जंप कर गई। जैसे एक बोट जो जा रही है, मैंने पत्थर छोड़ा, तो पत्थर को मैंने जब छोड़ा, इसको ऐसे बोट को मारा नहीं, पत्थर को जस्ट मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया, तो वहां पर कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ही इस वाले केस में, तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो क्या फॉर्मूला होता है, तो आंसर है आई ओमेगा, है ना, I1 ओमेगा और I2 ओमेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया P इक्वल्स टू M इंटू वी है ना, जो आपने पढ़ा होगा ये वाला केस। तो इसमें एंगुलर मोमेंटम, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी। चलो, तो हम इसी का यूज करेंगे और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। वी नो L1 इक्वल्स टू में L2, क्योंकि दोनों मोमेंटम दोनों केस में सेम रहेगा। स्टार्टिंग में कितना है, केवल झूला रोटेट कर रहा है, उसके पास कितना है 5000, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई में एंगुलर वेलोसिटी जो कि 1 आरपीएम है। इसको आप चाहे तो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे तो नहीं करो, मैं करके बता देता हूं, ठीक है ना। देखो, 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन है, 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। 1 सेकंड में, अब रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, रिवॉल्यूशन का मतलब है एक चक्कर, और एक चक्कर में कितना एंगल कवर होता है, 2 पाई। 1 सेकंड में कितना कवर होगा, इसको 1 सेकंड बनाएंगे कैसे, इसको 60 से डिवाइड करके, तो 2 पाई बाई 60 डायरेक्ट लिख भी सकते हो, ऐसे नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ यूनिट सेम है एंगुलर वेलोसिटी की, तो चल जाएगा इससे काम। मैं फिर भी लिख लेता हूं, चलो आपके कन्वीनियंट के लिए, 2 पाई बाई 60 1 आरपीएम, है ना, इक्वल्स टू फाइनल में कितना होगा। फाइनल में जाकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालेंगे तो वहां पर एक तो मैरीगो राउंड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और साथ में गर्ल भी उसके अंदर आ गई है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ जाएगा, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0.8 आरपीएम। 1 सेकंड में इतना, तो 0.8 में कितना होगा, 2 पाई बाई 60 इंटू में 0.8, ये आ जाएगा। तो 2 पाई बाई 60 मल्टीप्लाई में 0.8, ठीक है। ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, लिखने का फायदा नहीं था, चलो फिर भी लिख लिया हमने। सॉल्व करते हैं आगे। आई जी के लिए कितना आएगा, पहले जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। चलो यहां से करते हैं, देखो ये 0.8 डिवाइड में आएगा, है ना, चलो कर लेते हैं। यहां बचेगा आई एम प्लस आई जी, और जो 0.8 यहां मल्टीप्लाई था वो डिवाइड में आ जाएगा 5000 के, 5000 के डिवाइड में 0.8, है ना, जीरो हटाएंगे ये आ जाएगा, 8 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा, ये। और हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गर्ल निकालेंगे तो इसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैरी गो राउंड को माइनस कर लो, ये आ जाएगा 1250 kg मीटर स्क्वायर। ये होगा उस गर्ल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चलते हुए झूले में कूदने के बाद। क्या यह बात क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं क्या, चलो। अब देखो एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है ये भी उसी के ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है।
अब बिलियर्ड बॉल कैसे, जैसे आपने देखा होगा वो गेम खेली होगी जिसमें हम डंडे को लेकर एक बॉल को मारते हैं ना स्टिक से, तो वैसे ये केस क्या, एक बिलियर्ड बॉल है जिसका मास m है, हिट्स अनदर बॉल जो कि इक्वल मास की लेकिन रेस्ट पर है। तो अच्छा सिनेरियो ऐसा है कि एक बॉल ये, इसका मास m, तो दूसरी बॉल ये, इसका मास भी m। अच्छा वो ये रेस्ट पर है, लेकिन ये आई थिंक ये चल रही है ना, ये चल रही है, कोलाइड करते हैं एंड मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट एन एंगल थीटा फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, तो यानी कि जब ये बॉल से टकराएगी तो खुद बॉल भी एक अलग एंगल पे जाएगी, ठीक है ना। एट व्हाट एंगल विद ईच अदर ऑन द टारगेट बॉल एंड द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल कौन है, ये वाली बॉल प्रोजेक्टाइल है जिसको हम इस पे थ्रो कर रहे हैं, जिसको हम इस पर थ्रो कर रहे हैं, ये बॉल प्रोजेक्टाइल है तो इस पर टकराएगी और ये दोनों बॉल सेटर हो जाएगी, बिखर जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट एंगल। अच्छा, तो ये बॉल से डायरेक्ट हेड टू हेड कोलाइड नहीं कर रही है, हेड ऑन कोलिजन नहीं है, साइड में है। साइड मतलब उससे एक कट खा रही है, जैसे गोटी बोलते ना कि गोटी में कट मारो कैरम बोर्ड की, तो वैसे ये कट खाएगी इससे, तो ये ऐसे बिखर जाएगी एंगल पर ना, जब टकरा रही है ना ये, तो ये ऐसे बिखर जाएगी ये इस तरह से। तो एक बॉल जो है, मान के चलो कि मैंने बना दिया सिनेरियो कुछ ऐसा कि ओरिजिनल बॉल ऐसे जा रही है और रेस्ट वाली बॉल ऐसे जा रही है, ठीक है ना, ये दोनों बॉल। तो ये एंगल जो है वो कितना है, तो ये वाली बॉल थीटा पे जाती है, वो मान लो फाई एंगल पे जाती है अल्फा पे, तो हमें पूरा एंगल निकालना है, थीटा प्लस अल्फा का एंगल। वी कैन कैलकुलेट कितना आएगा ये एंगल, हमें ये पूरा एंगल थीटा प्लस अल्फा। स्टार्ट कर दें क्या, चलो। अब यहां पर हम एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लेंगे, दोनों एक सिस्टम है, तो यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा, आप बोलेंगे सर m u1, और फाइनल कितना होगा, मतलब इनिशियल में ये पूरा का पूरा जीरो। जब देखो पार्टिकल दो डायरेक्शन में चला गया, तो यहां कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कैलकुलेशन हम दो पार्ट में करेंगे, 2D में, 2D में यानी कि एक x में और एक y में। तो इसलिए मैं इसको दोबारा लिखता हूं, मोमेंटम इन x, मान के चलो कि x और y में कट रहे हैं, ठीक है ना, वैसे तो कुछ और एंगल होगा लेकिन x और y को हम 2D में सॉल्व ले लेते हैं करने के लिए। तो ये चल रही है x डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम है ये, ठीक है, स्टार्टिंग में, और वो रेस्ट पर है तो उसका जीरो आ जाएगा। अच्छा, फाइनल x में कितना होगा, जब ये बॉल जाएंगी यहां से, एक ऐसे जा रही है, मैं अलग मार्कर से बनाता हूं देखना। इस वाले के लिए हम कंपोनेंट बनाएंगे, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा। दूसरी बॉल के लिए बनाएंगे तो कैसा बनेगा कंपोनेंट, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है ना। अच्छा, जरा नाम दे दो, इस वाले के लिए ये कंपोनेंट कितना होगा, cos थीटा, यानी कि m, इसकी वेलोसिटी मान लो v2, उसकी मान लो v1, या फिर v1 v2 अलग कर लेते थोड़ा सा। ये पहली वाली बॉल, ये दूसरी वाली बॉल है, तो ये आ जाएगा mv1 cos थीटा, और दूसरी वाली जो बॉल जो रेस्ट पर थी वो आ जाएगी mv1 cos अल्फा, ठीक है, mv1 cos अल्फा, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में एंगल के सामने ये आ जाएगा mv1 sin अल्फा। दूसरी वाली ऑपोजिट है, वो आ जाएगा mv1 sin थीटा, ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं अपन। तो फाइनली अब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, तो यहां पर मोमेंटम दो तरफ है, एक है mv1 cos थीटा, दूसरा है mv1 cos अल्फा, ठीक है। चलो अलग मार्कर यूज करते हैं इसके लिए। आराम से करना, मजे से करना। देखो क्वेश्चन mv1, क्योंकि x में दो कंपोनेंट है, एक ये और एक ये, y में ये दो हैं, है ना, cos थीटा प्लस mv1 cos अल्फा। y के लिए देख लो, है ना, y के लिए यहाँ हम अलग मार्कर यूज करते हैं, लेट्स टेक रेड मार्कर, है ना, ये है 4x, अब ये करेंगे 4y डायरेक्शन। y के लिए स्टार्टिंग में ना तो ये जा रही है ना तो वो जा रही है, तो ये ना जीरो है। फाइनल कितना होगा, एक ये रहा m, किसको पॉजिटिव ले किसको नेगेटिव डिपेंड करता है, किसी को भी ले सकते हैं अपन, लेट्स भी से इसको पॉजिटिव लेते हैं, जो पहली वाली बॉल है sin थीटा माइनस mv1 sin अल्फा, वो तो डिपेंड करता है, चॉइस हमारी है, तो ये आ जाएगा। अब मोमेंटम कंजर्व है तो x वाला x के साथ, y वाला y के साथ आ जाएगा ना। चलो सॉल्व करते हैं।
कैसे करेंगे जरा देखो एक बार। हाँ, देखो अगर मोमेंटम कंजर्व है तो ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो उस केस में क्या बनेगा? नाउ हियर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा? एम यू वन एक्स वाला एक्स के साथ, ठीक है ना, वो जीरो हटा दो, नीचे क्या बचा? एम वी वन कॉस थीटा प्लस एम वी वन कॉस अल्फा। एम कॉमन लोगे कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास केवल यू वन वी वन कॉस थीटा प्लस वी वन साइन अल्फा, वी टू साइन अल्फा आई थिंक, है ना। हाँ, ये सेकंड वाली वेलोसिटी है, इसको हम वन लेके चल रहे हैं, ये टू है, ये टू है, तो ये जो अल्फा वाली है वो टू आ जाएगी, वो टू आ जाएगी, ठीक है ना। एक सेकंड ना, ये टू आ जाएगी, टू वी वन कॉस थीटा और वी टू साइन अल्फा, कॉस अल्फा आई मीन, यहाँ कॉस अल्फा बचेगा। चलो, ये तो आ गई हमारे पास एक्स में सॉल्व करने के बाद। इसको हम और भी आसान तरीके से कर सकते थे, डायरेक्ट वेक्टर प्रोडक्ट लगा के, लेकिन चलो बेसिक तरीके से कराऊंगा आपको मैं, ताकि कोई समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है ना। इसको बेसिक तरीके से करेंगे अपन। अब y वाले के लिए कर ले सॉल्व। चलो, y वाले में ये रखे वो जीरो इक्वल्स y वाले के लिए, ठीक है ना, जीरो इक्वल्स ये वाला पार्ट आ जाएगा, m वी वन साइन थीटा माइनस m वी टू साइन अल्फा। m कॉमन लेंगे, डिवाइड में आ जाएगा, जीरो बचेगा, तो यहां बचेगा वी वन साइन थीटा माइनस वी टू साइन अल्फा, ये बचेगा केस, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो जरा, यहाँ पर कॉस है, ये सब चीजें फंक्शन हमारे पास सामने है, हम इसको और अच्छे से सॉल्व करने के लिए हम इनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो कॉस साइन एक साथ आ जाएंगे और तब आसान पड़ेगा। अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो यहां क्या बनेगा? यहां बनेगा यू वन स्क्वायर, है ना, इंडिविजुअल टर्म को अगर स्क्वायर, इसको इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? वी वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर टू ए बी, है ना, टू ए बी लगेगा फॉर्मूला, हाँ, प्लस टू वी वन वी टू कॉस थीटा कॉस अल्फा, कॉस थीटा कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा इसका पहला टर्म। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, आपकी चॉइस है, वन टू किसी को भी दे सकते हो। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी या प्लस बी स्क्वायर लिख लो पहले, प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, वी वन वी टू साइन थीटा साइन अल्फा, ये आ जाएगा ना। इसको इक्वेशन नंबर टू नाम दे देते हैं। अब देखो, ये दोनों x और y हैं हमारे पास, इनको डायरेक्ट ऐड करना पड़ेगा, तो चलो ऐड करके बता दो कितना कितना आने वाला है आंसर, तब जाके बात बनेगी। सो एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू, इसको हम अगर वेक्टर प्रोडक्ट से करते हैं तो लंबा ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी ये बेसिक है। अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, चलो बता दो। यहाँ जीरो है तो ये बन जाएगा यू वन, केवल यू वन स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, क्योंकि जीरो में ऐड करेंगे वो केवल यू वन स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अच्छा, इसको और इसको ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वो वन हो जाएगा, वी वन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा वी वन स्क्वायर, ठीक है। सेम इधर, और हम इसको ऐड कर सकते हैं इसके साथ, है ना। देखो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पर आ जाएगा वी टू स्क्वायर, वी टू स्क्वायर, ठीक है। और जब इसको और उसको हम ऐड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? तो हम बोलेंगे सर कॉस थीटा कॉस अल्फा कॉमन आ जाएगा, नहीं ये टू वी वन वी टू कॉमन आ जाएगा, प्लस टू वी वन वी टू कॉमन, अंदर क्या बचेगा हमारे पास? ये कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा, ये बचेगा हमारे पास। थोड़ी जगह और क्रिएट कर लेते हैं। अब ये बड़ा क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमने इसको सिंपल तरीके से किया है।
अगर इसी को हम वेक्टर के तौर पे करते तो ये आसान पड़ता। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इसको हम इधर रख लेते हैं, ठीक है ना ये। हाँ, अब कंटिन्यू करते हैं जो हम सॉल्व करते वहां पर। ये जो हमारे पास बचा, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। ये कॉस ए कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा का फॉर्मूला है नहीं है? तो उसको हम लिख सकते हैं यू वन स्क्वायर या फिर यू स्क्वायर, एक ही बात है, वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस टू वी वन वी टू कॉस थीटा प्लस अल्फा। ये है पूरा एंगल जो हमें निकालना है। अभी निकालते हैं इसको। अभी इसके आगे क्या करें? इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते सॉल्व। हमें इसके आगे सॉल्व करने के लिए एक और कंजर्वेशन लॉ लगाना पड़ेगा, और वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो स्टार्टिंग में एनर्जी कितनी है? हम बोलेंगे सर एक ही पार्टिकल की है। अब इसके लिए इसके लिए हमें 2D करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये बनेगा हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, क्या बनेगा इसके बाद? फाइनली कितना है हमारे पास? वो है वी वन वी टू, एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। एम कॉमन लेंगे, कट जाएगा, हाफ भी कट जाएगा, तो हमारे पास बचा यू स्क्वायर इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू स्क्वायर। वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, ये बचेगा हमारे पास, ठीक है, ये आ जाएगा। और हम यहां से इसको देखो रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम रिप्लेस अगर करना चाहें तो इधर जो वैल्यू है इसको यू वन स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। फिर यू वन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 0, फिर ये आ जाएगा हमारे पास। कितना आएगा? चलो फटाफट सॉल्व करके दिखा दो। अगर यहां रख लेंगे अपन वैल्यूज, तो इसको यहां पर देखते हैं एक बार सॉल्व करके। कितना आएगा? ये बचेगा यू वन स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि हम इससे रिप्लेस करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 0 बचेगा, और 0 बचेगा तो हम ये कह सकते हैं कि सर 2 वी वन वी टू कॉस थीटा प्लस अल्फा जो हमें निकालना है वो 0, और इसके लिए ये भी डिवाइड में 0 आ जाएगा, तो थीटा प्लस अल्फा कितना बचेगा? ये बचेगा 90 डिग्री। तो दोनों बॉल टकराने के बाद कितने एंगल पर जाने वाली है? 90 डिग्री के एंगल पर, है ना। बहुत लॉन्ग तरीके से था, बट ठीक है, ये बेसिक था जो आपको समझ में सबको आ जाएगा जिसने वेक्टर वाला प्रोडक्ट नहीं किया तो। अदरवाइज इसको वेक्टर प्रोडक्ट से कर सकते हैं, वो जानना है कैसे करते हैं तो बता देना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है एसएचएम से। अब इस एसएचएम में क्या क्वेश्चन है कि 2 कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस, और यहां पर क्या हो रहा है कि कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड, फेज कांस्टेंट, पीरियड ऑफ रिजल्टेंट ऑसिलेशन ऑब्टेन्ड ऑन सुपरपोजिंग दीज टू वेव। ये दोनों वेव सुपरपोज कर रही हैं। कहने का मतलब कि एक वेव ऐसे आ रही है, एक वेव ऐसे आ रही है, और ये दोनों एक ही स्क्रीन पर मिलती हैं, तो ये एक रिजल्टेंट वेव देंगी। सुपरपोज करेंगे तो इनमें फेज डिफरेंस कैसे आएगा? तो सुनो, अगर एक वेव ऐसे है तो एक वेव ऐसे भी हो सकती है। यहां देखोगे तो क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट, यहां 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, या कहें 180 डिग्री का, ठीक है। 90 180 कुछ भी फेज डिफरेंस आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि 90 हो 180 हो, वो कुछ भी फेज डिफरेंस हो सकता है। हमें नहीं पता, हमें वो निकालना है, निकाल लेंगे। अभी इसको अभी जस्ट कैलकुलेट करेंगे कि कितना आने वाला है। सबसे पहले ये जो हमें इक्वेशन है ये किस फॉर्म में है? तो आंसर है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या इसका? फेज, फाई वन फाई टू, फाई टू माइनस फाई वन इसका फेज डिफरेंस है। एनीवेज सॉल्व करते हैं। चलो यहां से सॉल्व करेंगे तो ए वन एम्पलीट्यूड कितना है? वो है 4। A2 कितना है? वो है 3। अच्छा नेक्स्ट, ओमेगा 1 कितना है? 2 पाई, 20 पाई आई मीन रेडियन, ठीक है ना। ये किस में? सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये रेडियन में है। ओमेगा 2 भी कितना आएगा? 20 पाई रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट फाई वन फाई टू, फाई वन कितना है? पाई बाय 6 रेडियन, क्योंकि ऐसा यूनिट में कर रहे हैं। फाई टू कितना है? पाई बाय 3 रेडियन।
बात क्लियर है? अब हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, और जब दो वेव सुपरपोज करें तो उनका एम्पलीट्यूड जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला कैसा होता है? फर्स्ट एम्पलीट्यूड, अगर दो वेव सुपरपोज कर रही हो तो उनके एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है, पैरेललोग्राम लॉ, है ना? पैरेललोग्राम लॉ आपने पढ़ा होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी है ना। A1 A2 cos फाई, जो इनका फेज डिफरेंस आएगा। इनका फेज डिफरेंस कितना है बोलो? फाई 2 माइनस फाई 1 करेंगे, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, वो पाई बाय 3 ही आएगा, पाई बाय 6 आएगा, आई मीन। ठीक है, तो फेज डिफरेंस भी पाई बाय 6 आ रहा है। A1 कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 6 6 4 24, कॉस पाई बाय 6 कितना होगा? √3/2, ये आ जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा? 25 प्लस 12 √3। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। √3 कितना होता है? 1.7 के अराउंड, है ना? और 1.7 के अराउंड है, तो जरा बता दो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 12 से? $20.4। अगर ये 20.4 आ रहा है तो 25 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 45.4, 45.4, और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? स्क्वायर रूट करना है, सोचो 7 7 से 49 होता है, और 6 से ज्यादा 7 से कम, लेकिन 7 के क्लोज है, तो 6.67 लिख लो सेंटीमीटर, इसका नेट एम्पलीट्यूड। क्या एम्पलीट्यूड क्लियर है कैसे आया? चलो, अगर आ चुका है तो नेक्स्ट हम कर सकते हैं इसमें फेज कांस्टेंट, और फेज कांस्टेंट निकालने का भी एक फॉर्मूला है, वो फेज डिफरेंस था, ये फेज कांस्टेंट है। ये पहले ऊपर में साइन वालों का होता है, साइन फाई 1, दूसरे का भी साइन, लेकिन वो फाई 2, नीचे होता है कॉस वालों का, A1 कॉस फाई 1, A2 कॉस फाई 2। मैं चाहता हूं कि आप साइन फाई 1 फाई 2 कॉस फाई 1 फाई 2 की वैल्यू रखो और बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, वो आप कर लोगे। हमें फाई 1 फाई 2 दोनों गिवन है, तो ये आपको आना चाहिए सॉल्व करना। नहीं कर पाओगे कमेंट में डालना, मुझे बताना, लेकिन कर लोगे तो करने के बाद भी कमेंट में बताना कि आंसर कितना आ रहा है आपका। नेक्स्ट टाइम पीरियड बताओ, वो कितना होगा? 2 पाई बाय ओमेगा, और दोनों का ओमेगा सेम है, ठीक है? तो दोनों के लिए टाइम पीरियड, क्योंकि देखो जब दोनों वेव मिलेगी तो उनका मिलने सुपरपोज करने के बाद जो एक स्पीड से वो ऑसिलेट करेगी ना, तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी एक ही होगी, और इसलिए उनकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हमें दे रखी है। कितनी होगी? 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 20 पाई, काटेंगे ये आ जाएगा 1/10, दैट इज 0.1 सेकेंड। ये आ गया हमारे पास पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है ना? अब बस 10 पाई की वैल्यू फटाफट कैलकुलेट करके बता देना, तब तक इस क्वेश्चन को देख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन है, हाउ डज अ पल्स डिफर फ्रॉम अ वेव? एक पल्स क्या होती है? मान के चलो कि हमने एक रस्सी को पकड़ा हुआ और यहां से इसको ऐसे घुमा दे, तो ऐसे करके एक वेव बनेगी। ये पल्स जो है ना, ये एक पल्स है, यानी कि सिंगल ऑसिलेशन। वो सिंगल ऑसिलेशन को ट्रेवल करके आगे की तरफ जाएगा ना। यहां पर एक पत्थर रख दो, तो जब वेव को ऐसे रस्सी से मारेंगे ना, तो पत्थर वहां से हिलेगा, इसकी वजह से, क्योंकि ये आगे ट्रेवल करके जा रहा है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रेसिव वेव, तो प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? एक ऐसे जनरेटेड वेव जो ट्रेवल करते हुए आगे जा रही है। अच्छा, पल्स क्या है? सिंगल ऑसिलेशन, सिंगल ऑसिलेशन। और वेव क्या है? तो आंसर है इट इज फुल ऑसिलेशन ऑफ अ डिस्टर्बेंस, फुल oscillation of a disturbance which remains continue। मैं जरा इसकी बात बताता हूं, क्या कंटिन्यू मतलब? which remains continue until unless disturbance is stopped, unless disturbance is stopped। बोले तो एक वेव बन रही है, मैं कंटिन्यूस को ऑसिलेट कर रहा हूं, तो कंटिन्यू ऑसिलेट करने से वो वेव कंटिन्यू चलती बनती जाएगी, चलती हुई बनती हुई जाएगी आगे की तरफ, इसलिए, ठीक है ना?
चलो, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट को देखते हैं जरा। यहां पर है कि प्रोग्रेसिव वेव में हमें इस तरह की इक्वेशन गिवन है, हमें निकालना डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। ये मैंने पहले भी कराया हुआ है, ठीक है, जून 2024 वाले में। अब प्रोपेगेशन की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो सुनो, यहां पर ये जो पार्ट दिया हुआ है, यहां पर टी होना चाहिए था, ये आई थिंक इसको टी होना चाहिए था। तो ये जो पार्ट दिया हुआ है ना हमारे पास, ओमेगा टी और के एक्स, अगर ये साइन में ऑपोजिट हैं एक दूसरे के साइन में ऑपोजिट हैं, तो ये वेव पक्का है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। और ये इसकी हो गई डायरेक्शन, कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। वो कैसे पता लगा, अगर दोनों के साइन ऑपोजिट है तो पॉजिटिव, और सिमिलर है माइनस माइनस प्लस प्लस तब नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि यहां पर x दिया हुआ है, अदरवाइज वो y में होता, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर x दिया हुआ है। और ये y क्या है, y है पार्टिकल का डिस्टर्बेंस, ऐसे वो ऐसे चल रहा है, पार्टिकल ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है और वेव ऐसे करके आगे बढ़ रही है x में। क्लियर? चलो, उसके बाद कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड। यार एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट हमें दिख रहा है कितना है, 0.01 मीटर। वेवलेंथ लैम्डा, वो कैसे निकालोगे, वी नो कि k इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा होता है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई बाय k, 2 पाई, और k कहां है, वो है 63। फटाफट से कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा आपका k। आसान क्वेश्चन है ये। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, तो आंसर है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा कितना है, 1256 इक्वल्स टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फटाफट से कैलकुलेट करो और बताओ कितनी आ रही है, और ये आ जाएगी हर्ट्ज में। नेक्स्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे सर ओमेगा बाय के। एक बार ओमेगा निकालो, एक बार के निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, ये आ जाएगी आपकी वेलोसिटी ऑफ द वेव, जिस वेलोसिटी से वेव आगे की ओर ट्रेवल करती हुई जा रही है, ठीक है ना, जो वेव ट्रेवल करके जा रही है उसकी वेलोसिटी है, पार्टिकल की नहीं है। ये पार्टिकल तो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव करके, इसका डेरिवेटिव करके पार्टिकल की, और ये किसकी वेलोसिटी है, जो वेव आगे जा रही है। यहां तक हमने जून 2024 के और दिसंबर 2025 के दोनों पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए हैं। आप इनको देखो, आपके क्वेश्चन की रिवीजन बहुत अच्छी से हो जाएगी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि न्यूमेरिकल या क्वेश्चन को कराते वक्त आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूं। मिलते हैं अगले पीवाईक्यू के साथ, तब तक धन्यवाद।